हेलो स्टूडेंट्स, थर्मल फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आ जाइए। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ा। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बस केवल उसका हमने स्टेटमेंट लिखा था। अब जो आया टॉपिक वो इंपॉर्टेंट है। क्या है? थर्मोडायनेमिकल रिलेशनशिप। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ढेर सारी चीजें यहाँ से सीखने को मिलेंगी। मैक्सवेल के 4 रिलेशन है जिनसे हम कुछ भी डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, उन चारों इक्वेशन की मदद से जितने फार्मूले हैं थर्मल फिजिक्स के लगभग सभी डिराइव हो जाते हैं। ठीक है, उनकी जरूरत पड़ती है। तो थर्मोडायनेमिकल रिलेशनशिप में सबसे पहले आप जो वेरिएबल के बारे में हमने पढ़ा था, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल, उसमें 2 कैटेगरी होती है। एक एक्सटेंसिव वेरिएबल होता है, एक इंटेंसिव वेरिएबल। उसके बारे में जान लेते हैं पहले। देखिए क्या होते हैं एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल एक्सटेंसिव होगा, कौन सा इंटेंसिव होगा, इसके बारे में जान लेते हैं। बहुत ही जरूरी है ये। ठीक है, देखो एक्सटेंसिव वेरिएबल के बारे में लिखिए। एन एक्सटेंसिव वेरिएबल। देखिए, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल में आपने क्या क्या पढ़ा था? प्रेशर था, वॉल्यूम था, टेम्परेचर था, केमिकल पोटेंशियल आता है, एक एंट्रोपी आई थी, इसी तरह से इंटरनल एनर्जी है। ढेर सारे वेरिएबल अलग अलग पढ़े थे। मेन इंपॉर्टेंट तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर था, जिससे हम लोग सब कुछ डिफाइन कर रहे थे। लेकिन और भी ढेर सारे वेरिएबल्स हैं इसमें। तो सबसे पहले क्या हम लिख रहे हैं एक्सटेंसिव के बारे में। एन एक्सटेंसिव वेरिएबल ऑफ ए सिस्टम is a microscopic ये वर्ड जो आ रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर। देखो 2 वर्ड है, एक माइक्रो है, एक माइक्रो है। एक बार हमने चर्चा किया था इसका। ठीक है, माइक्रो ओवरऑल सिस्टम के बारे में बताएगा। ठीक है, पूरा सिस्टम जो है उसमें क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में माइक्रो वेरिएबल्स होते हैं, या माइक्रो वर्ड इस्तेमाल होगा। और जो माइक्रो होता है ये क्या होता है? विद इन द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम के अंदर किस तरह से वेरिएबल्स हैं वो माइक्रो बताएगा। और माइक्रो जो होता है पूरे ओवरऑल सिस्टम के बारे में बताएगा। जैसे पूरे सिस्टम का वॉल्यूम कितना है, पूरे सिस्टम का प्रेशर कितना है। ठीक है, और माइक्रो जो वर्ड इस्तेमाल होगा वो उसके अंदर के बारे में बताएगा। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में, या एक पार्टिकल कितना प्रेशर लगा रहा है। सिंपल। तो इस तरह से विद इन द सिस्टम माइक्रो वर्ड इस्तेमाल होगा, और माइक्रो वर्ड ओवरऑल सिस्टम की बात होगी। ठीक है, तो ये 2 वर्ड हैं। अब देखिए क्या है। इज ए माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर विच डिस्क्राइब्स a system in equilibrium। कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में ही डिफाइन किया जाता है। नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, इन इक्विलिब्रियम एंड विच हैज ए value equal to the sum of its values in each part of the system. The extensive variable depends upon the
are the size of the substance present in the system. ठीक है, ये आपका एक्सटेंसिव वेरिएबल जो है कुछ इस तरह से डिफाइन है। समझिए, देखिए क्या है ये। इस तरह का वेरिएबल है कि हर एक पार्ट में, जैसे एक सिस्टम ले लिया हमने, अब उसको कई पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। चलो डिवाइड कर दिया छोटे छोटे पार्ट में। तो अगर वॉल्यूम की बात करें टोटल, तो पूरे सिस्टम का जो वॉल्यूम होगा वो हर एक पार्ट के वॉल्यूम के सम के बराबर हो जाएगा ना। जितने पार्ट बनेंगे सबके अपने अपने वॉल्यूम के सम के बराबर हो जाएगा। मान लो ये V1 है, इस तरह से, ठीक है। तो वो कौन सा वेरिएबल होगा? एक्सटेंसिव वेरिएबल होगा, जो जिसका वैल्यू जो होगा वो इक्वल टू द सम ऑफ इट्स वैल्यूज इन ईच पार्ट ऑफ द सिस्टम। यानी सिस्टम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दें तो हर एक पार्ट में जो वैल्यू आई है उन सब का सम अप कर दें तो ओवरऑल सिस्टम के लिए जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इस पूरे सम अप के वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो ये आपका एक्सटेंसिव वेरिएबल हो जाएगा। अभी यही चीज इंटेंसिव के सेंस में देखिए, अगर मान लेते हैं सिस्टम के अलग अलग पार्ट का टेम्परेचर T1 है, तो क्या पूरे सिस्टम का टेम्परेचर थोड़ी ना होगा कि T इक्वल टू पूरे सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा वो भी T1 होगा, ठीक है। और ये T1 हर एक पार्ट के टेम्परेचर के सम के बराबर नहीं होगा ना, ये कुछ अलग अलग होगा, ठीक है। तो इस तरह से देखो टेम्परेचर जो होगा वो क्या हो जाएगा? इंटेंसिव, वही इंटेंसिव वेरिएबल हो जाता है, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट होता है किससे? साइज से ऑफ सब्सटेंस और उसके मास ऑफ सब्सटेंस से, ठीक है। इस पे डिपेंड नहीं करता, तो वो इंटेंसिव वेरिएबल हो जाता है। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं एक्सटेंसिव में, हम आपको तरीका भी बताएंगे। एग्जांपल में क्या क्या है देखो, मास है, वॉल्यूम है, इंटरनल एनर्जी है, एंट्रोपी है, लेंथ है, एरिया, फिर क्या हीट कैपेसिटी है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है, ETC ये होना चाहिए, ठीक है। यानी मास को देखो, सिस्टम को अगर हाफ कर दो तो इक्वली ये हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाए। चेक करने का तरीका ये है, जैसे कोई सिस्टम दिया है जिसका मास दिया कैपिटल M, अब सिस्टम को अगर आधा आधा कर दें तो जो मास हो वो डिवाइड हो जाए आधे आधे पार्ट में। तो ऐसे वेरिएबल्स जो सिस्टम को हाफ करें अगर हम लोग, तो वो इक्वली हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाए, वो सब के सब एक्सटेंसिव होंगे। आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम हुआ, सिस्टम को आधे से कट आउट कर दो या हाफ पार्ट में देखो, तो एक का V/2 दूसरे का V/2। अगर वॉल्यूम टोटल V है सिस्टम का, तो अगर उसको हम लोग पूरे सिस्टम को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट में, तो वॉल्यूम भी इक्वली दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह इंटरनल एनर्जी भी उसकी इक्वली दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एंट्रोपी भी, लेंथ भी हो जाएगा, एरिया, हीट कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटाइजेशन, ये सब कुछ सिस्टम को अगर हम इक्वली डिवाइड करें तो वो दो पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे ये सारे वेरिएबल, ठीक है। तो ये सब के सब एक्सटेंसिव होंगे, ऐसे आप चेक कर सकते हैं इनको, ठीक है। अब दूसरा जो है वो इंटेंसिव क्या है देखो, उसके बारे में लिख लो, एन इंटेंसिव वेरिएबल an intensive variable of a system
एन इंटेंसिव वेरिएबल ऑफ ए सिस्टम या सब्सटेंस या सिंपल सब्सटेंस कहिए, सिस्टम दोनों एक ही बात होगी यहां पर, इज ए माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर देखो कोई पैरामीटर जो है वो माइक्रो या माइक्रो नहीं होता है, ठीक है। जैसे पैरामीटर मतलब वेरिएबल जो होंगे वो कोई माइक्रो या माइक्रो नहीं होगा, हम जिसको ऑब्जर्व करेंगे उसके अकॉर्डिंग। अगर विद इन द सिस्टम गया क्या, एक मिनट, जैसे कोई सिस्टम है सिंपल, हमारा सिलेंडर है जिसमें गैस भरी है, इसके अंदर अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो जो भी वेरिएबल्स निकल करके आएंगे विद इन द सिस्टम वो माइक्रो होंगे, ठीक है। और अगर ओवरऑल सिस्टम की बात करेंगे तो वो माइक्रो होंगे, ठीक है। यही बस केवल फर्क है माइक्रो और माइक्रो में, ऑब्जर्वेशन के नजरिए पर फर्क है, ठीक है। क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं विद इन द सिस्टम के कंस्टिट्यूएंट्स देख रहे हैं, सिस्टम के पार्ट्स देख रहे हैं क्या क्या है कैसे हैं, तो वो माइक्रो में आ जाएंगे, यानी माइक्रो या MICRO अभी लिखा था, ठीक है। और अगर पूरे ओवरऑल सिस्टम की स्टडी करेंगे तो वो हमारा माइक्रो में आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ओवरऑल सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है, उस सेंस में हम लोग देख रहे हैं ये सारी चीजें। तो ऑफ ए सब्सटेंस कहिए या सिस्टम कहिए, ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर which describes the system in equilibrium and has the same value in any part of the सिस्टम, यानी सिस्टम का कोई भी पार्ट ले लें, जो वैल्यू वो रखेगा वो पूरी सिस्टम के लिए वो वैल्यू होगी। तो ऐसे वेरिएबल को इंटेंसिव वेरिएबल कहेंगे। जैसे टेम्परेचर, सिस्टम का किसी एक पार्ट का टेम्परेचर चेक कर लिया तो बता देंगे पूरे सिस्टम का टेम्परेचर वही है, ठीक है। टेम्परेचर चेक करने के लिए हम लोग बर्तन वगैरह गर्म करते हैं, तो अगर चेक करें तो कोई एक हिस्सा टच करके देख लेते हैं, कहते हैं हाँ नहीं लगभग गर्म हो गया, पूरा जो है हमारा जो पूरा सिस्टम है या पूरा बर्तन है उतना ही गर्म है, ठीक है। तो टेम्परेचर इस तरह से होगा, जितना टेम्परेचर किसी एक पार्ट का होगा उतना ही पूरे बॉडी का होगा, ठीक है। इन एनी ऑफ द सिस्टम in any part of the system, it is independent of mass or size of the system. Mass or size of the system, it is a characteristic of substance. ये बात इंपॉर्टेंट है, यानी उसकी अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है उस सब्सटेंस की, जो पूरे सिस्टम पे नहीं डिपेंड करेगी बल्कि सब्सटेंस के एक सिंगल पार्ट पर ही वो वैल्यू पूरी कैलकुलेट की जा सकती है, ठीक है। प्रेजेंट इन द सिस्टम। एग्जाम्पल में देखो क्या है, इसका भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। प्रेशर, टेम्परेचर, एक पार्ट का जितना प्रेशर होगा पूरे सिस्टम का वही माना जाएगा। टेम्परेचर, किसी एक पार्ट का जितना टेम्परेचर है पूरे सिस्टम का वही। विस्कोसिटी, आप
कोई भी फ्लूइड ले लीजिए, छोटा सा पार्ट निकाल करके उसकी विस्कोसिटी जितना विस्कस फ्लूइड होगा वो उतना ही पूरा आपका पॉट में रखा फ्लूइड जो है वो भी उतना ही विस्कस कहलाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम के एक सिंगल पार्ट का जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका पूरे सिस्टम का होता है, ठीक है। डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम है वॉल्यूम पर यूनिट मास। मैग्नेटिक इंडक्शन, किससे दिखाते हैं इसको, देखो सरफेस टेंशन। इन शॉर्ट जितनी भी चीजें रेशियो के फॉर्मेट में आती हैं वो सब की सब आएंगी, ठीक है। रेशियो यानी दो एक्सटेंसिव वेरिएबल का रेशियो ले लीजिए तो वो इंटेंसिव वेरिएबल हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। सरफेस टेंशन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं आपकी वो इंटेंसिव वेरिएबल पे मतलब शेप, साइज या मास पे डिपेंड नहीं कर रही है सिस्टम के। किसी एक पार्ट का हमने चेक कर लिया तो पूरे सिस्टम के बारे में बता दिया, ठीक है। अब डिस्टिंक्शन इनमें अगर देखा जाए तो वही डिस्टिंक्शन होगा कि अगर x1, x2, x3 अलग अलग पार्ट के हैं वैल्यूज तो x उनके सम के बराबर होगा, और इसमें जो अगर x1, x2 या माने अलग अलग पार्ट का एक x1 ही है तो सारे पार्ट या पूरे सिस्टम का जो होगा वो वेरिएबल, वो क्वांटिटी वो x1 के ही बराबर होगा, ठीक है। x1 का मतलब वेरिएबल हमने लेकर के बताया। अब आता है आपका मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। ये क्या है, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस। इनको हम लोग देखेंगे, इनका प्रूफ भी देखेंगे। रिलेशन, ये आपके एग्जाम में पूछता भी है और इसका बहुत यूज भी है, बिना इसके पढ़े थर्मल फिजिक्स बेकार है, ठीक है। मैक्सवेल ने थर्मोडायनेमिकल रिलेशन 4 रिलेशन दिए, उन्होंने पूरे थर्मोडायनेमिक्स को इन 4 रिलेशंस में समराइज कर दिया, ठीक है। यानी यहां से हर एक चीज जनरेट की जा सकती है, ठीक है, इसका यूज किया जा सकता है हर जगह। तो उन्होंने इन चारों रिलेशंस को डिराइव किया है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट और सेकंड लॉ अप्लाई करें, फर्स्ट और सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे और कैलकुलेट क्या करेंगे हम लोग, देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डिटेल समरी आप लिख सकते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैक्सवेल वाज एबल टू डिराइव 6 फंडामेंटल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस। 6 तो फंडामेंटल है इनके, 4 उसमें इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है तो 6 वैसे, पर 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर कंबाइंड फॉर्म में लिखा जाए क्या होगा। फर्स्ट लॉ क्या है, dq इक्वल टू du प्लस dw, यही था फर्स्ट लॉ। जितना अमाउंट आप हम हीट देंगे वो इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में खर्च होगा, और अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर अगर हो रहा है dq का, तो अगर dq बाई t अगर हम करें किस टेम्परेचर पर कितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है उसका रेशियो लें तो ये चेंज इन एंट्रोपी के बराबर था, ठीक है। तो dq यहां से क्या आ जाएगा, TdS, ठीक है।
ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है, या इक्वेशन 2 इसको मान लीजिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखो डी क्यू की जगह पर क्या लिख देंगे, टीडीएस किसके बराबर है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू के, ठीक है, ये हो गया। अब डी यू तो जो होता है आपका वही है। अगर हम लोग डी डब्ल्यू के बारे में देखें, वर्क डन क्या होता है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, यही वर्क डन हम लिखते हैं अक्सर, ठीक है। तो यहां से अगर डी यू निकालें या चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालें तो वो क्या आएगी, टीडीएस माइनस पीडीवी, ठीक है, ये हो गया आपका। इसको कोई इक्वेशन नाम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, इक्वेशन नंबर 3 जो आपका आया है इसी को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 3 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो अगर इस पूरे इक्वेशन नंबर 3 को पार्शियली डेरिवेट करें, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में, और टेम्परेचर को क्या रखें, कांस्टेंट रखें, तब क्या आएगा, देखो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन राइट, देखो किताब में जो है आपके बुक में वो बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस बताया है, लेकिन जो हमारा आएगी वैल्यू वो हम लोग सिंपल प्रोसेस के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, उतने बड़े में नहीं जाएंगे। जो इसके 6 रिलेशंस हैं मैक्सवेल के उनको हम लोग सिंपली डिराइव करेंगे, इतने बड़े में अगर चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा बुक के तरीके से, और वो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है। तो हम लोग छोटे में करेंगे अपने तरीके से और सही होगा, तरीका गड़बड़ नहीं है, ठीक है। देखो यहां पर dv को अगर डिवाइड कर दो, ठीक है, और क्या रखें हम लोग, एंट्रोपी कांस्टेंट रखें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, du बाई dv एट कांस्टेंट एंट्रोपी क्या होगा, ये प्रेशर के बराबर आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए इस तरह से होगा कि नहीं होगा, माइनस साइन, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, और यहां से टेम्परेचर कैसा लिखा जा सकता है, du बाई ds एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कुछ इस तरह से, ठीक है। देखो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, अगर कांस्टेंट एंट्रोपी पर इसको लिखा है हमने ऐसा, जो आपका एग्जैक्ट डेरिवेटिव के फॉर्म में है, इसको हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल टू प्रेशर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 से। और जो टेम्परेचर है जो आपका वो डेल यू बाई डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे वेरिएबल देखो एस और वी है, अगर एक वेरिएबल कांस्टेंट रख रहे हैं हम, अगले के रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं, तो चाहे उसमें पार्शियली डेरिवेट करें या कंप्लीट डेरिवेट करें, वैल्यू वही आएगी, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम कन्वर्ट करके लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन को
हम लोग एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करें तो क्या आएगा, del 2u बाई del s इंटू del v इक्वल टू, माइनस साइन इधर ले लो, del p बाई del s, ठीक है, एट कांस्टेंट एंट्रोपी है। और ये आपका एट कांस्टेंट एंट्रोपी, ये भी आपका डेरिवेट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इसको अगर हम लोग डेरिवेट करें क्या होगा, देखो del v del t बाई del v एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू del u बाई del v इंटू del s एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखो कहीं गलती तो नहीं किए हम लोग, एक मिनट, बाई del ठीक ठीक ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारी तीसरी लाइन है ये थोड़ी सी गड़बड़ हुई, मिस्टेक यहां पर हुई है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम को कांस्टेंट लेकर के एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा, del 2u बाई del s इंटू del v एट कांस्टेंट एंट्रोपी पहले से ही है, वॉल्यूम ले लिया गया है del s के लिए, ठीक है, इस तरह से। तो क्या हो गया, एंट्रोपी और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट होंगे इस डेरिवेटिव में, ठीक है। और ये आएगा del p बाई del s एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, del t बाई del v एट कांस्टेंट एंट्रोपी, ठीक है। तो ये हो जाएगा del 2u बाई del v इंटू del s एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एंट्रोपी, ठीक है। कुछ इस तरह से, निगेटिव साइन भी है यहां पर, वो ध्यान रखिएगा, निगेटिव साइन वैसे ही रहेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। फिर क्या करें इसको, अब हम लोग देखो ये जो है कांस्टेंट एंट्रोपी और वॉल्यूम पे ये डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव, और ये भी है, तो ये साइड जो है वो बराबर है, तो ये दोनों जो होंगे इक्वेशंस आपस में बराबर होंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, del t बाई del v एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल टू del p बाई del s एट कांस्टेंट वॉल्यूम, निगेटिव साइन के साथ, ठीक है। ये आपकी आ गई पहली रिलेशन, इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, 1 नहीं, यहां पर 3 तक पहुंचे थे, ये आपकी 4 हो जाएगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मैक्सवेल फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल रिलेशन,
रिलेशन। ठीक है, ये आपका पहला रिलेशन हो गया है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब सेकंड रिलेशन के लिए देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सेकेंड रिलेशन के लिए देखो हम लोग क्या करेंगे। नाउ वी डिफाइन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ठीक है, ये आपका हम लोग एक वेरिएबल एक एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। कैसे डिफाइन कर रहे हैं देखो, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी is defined as F से डिनोट करें या कैपिटल ए से, U माइनस टी एस, कुछ इस तरह से डिफाइन होता है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव करें तो डी एफ जो होगा कैसे डिफाइन होगा, डी यू माइनस टी डी एस और माइनस एस डी टी थे। ठीक है, कुछ इस तरह से डेरिवेटिव हो जाएगा इसका। देखो ये डी यू, एक बार टी को कांस्टेंट रखेंगे, डी एस माइनस एस को कांस्टेंट रखेंगे, टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी टी। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब डी यू की जो वैल्यू आई हुई है इक्वेशन नंबर 3 से वो पुट करें फ्रॉम 3, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी हमारी डिफाइन की जाएगी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 डी एफ इक्वल टू क्या आएगा, डी यू की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग टी डी एस माइनस पी डी बी, और टी डी एस से टी डी एस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा माइनस पी डी बी और माइनस एस डी टी। ठीक है, ऐसे आ गया। फिर से वही चीज, अब देखो प्रेशर जो आपका लिखा जाएगा वो डेल एफ बाई डेल बी माइनस साइन के साथ है, ध्यान दीजिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ऐसे हो जाएगा। और यहां से अगर हम लोग एंट्रोपी लिखें क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, वो भी माइनस साइन के साथ ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब प्रेशर जो है हमारा, इसको हम लोग क्या करें, डेरिवेट करें किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में और कांस्टेंट वॉल्यूम पर। प्रेशर को हम लोग टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में और कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेरिवेट करें तो इधर वाला क्या हो जाएगा, डेल टू एफ बाई डेल टी इंटू डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, कुछ इस तरह से लिख दिया जाएगा। अब एंट्रोपी को हम लोग डेरिवेट करें किसके रिस्पेक्ट में, देखो ध्यान से, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में यहां पर, और किस पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, तो ये आएगा माइनस साइन डेल टू एफ अपॉन डेल वी इंटू डेल टी, यहां पर वॉल्यूम और टेम्परेचर ये कांस्टेंट। ये वाला साइड देखो टेम्परेचर और वॉल्यूम, वॉल्यूम और टेम्परेचर बात एक ही कांस्टेंट है, और डेल टी डेल वी आपस में वेरिएबल। ठीक है, ये वेरिएबल आपस में एक्सचेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा जो रिलेशन निकल के आएगा, दोनों निगेटिव साइन के बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 6 है
और इसको हम लोग बोलेंगे मैक्सवेल सेकेंड थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। ठीक है, ये आपका मैक्सवेल सेकेंड थर्मोडायनेमिकल रिलेशन है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 में जो आया है। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड। अब आ जाइए थर्ड वाले में। थर्ड के लिए एक और वेरिएबल हम लोग डिफाइन करेंगे, वो है आपका एंथैल्पी। इसमें थर्ड नंबर डाल दीजिए, यहां पर सेकेंड, और ये आपका जो फर्स्ट है वो फर्स्ट और सेकेंड लॉ को कंबाइन करके एक इक्वेशन बनाई गई है, वो है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरे में एंथैल्पी। एंथैल्पी कैसे डिफाइन होती है? एंथैल्पी इज गिवन बाय H इक्वल टू U प्लस PV। कुछ इस तरह से हमारी एंथैल्पी डिफाइन हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो पहले वाले में हमने बताया, यहां पर पहले प्रेशर को डेरिवेट करिएगा, डेल P बाई डेल S एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये वाला उस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, और इस तरह से डेरिवेशन आप करेंगे तो समझ जाएंगे कैसे हो रहा है। ठीक है, एक बार ये इंटरनल एनर्जी एंट्रोपी के रिस्पेक्ट में डेरिवेट की जा रही है, उस समय वॉल्यूम को कांस्टेंट ले रहे हैं, और फिर इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, उसमें एंट्रोपी को कांस्टेंट लेके चलेंगे। ठीक है, इसी तरह से इधर भी, और ये दोनों बराबर कर दिए गए हैं। हम बहुत डिटेलिंग में वर्ड नहीं लिख रहे हैं, कैसे लिखना है वो आप सीखिएगा, जरूर लिखिएगा उनके बारे में। ठीक है, कर क्या रहे हैं कि डेरिवेटिंग बाय दिस एट कांस्टेंट दिस, ये लिख लिख करके करिएगा, हम डायरेक्ट केवल मैथमेटिक्स ही लिख रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंप्लाइज दैट करके लिख लीजिएगा, नंबर उतना ही देना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि ये पूरा सही प्रोसेस है। ठीक है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, बस ये छोटा है और थोड़ा सा दिमाग लगना है इसमें, कैसे करना है। इसमें देखो, एंथैल्पी को अगर हम डेरिवेट करें तो क्या होगा? इंटरनल एनर्जी du प्लस पी dv प्लस वी dp, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से इक्वेशन नंबर 3 से हम लोग लिखें अगर वैल्यू, और इस एंथैल्पी को जो हमने डिफाइन किया उसको इक्वेशन नंबर 7 डाल दें, क्योंकि ये डिफाइन जो किया गया एंथैल्पी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एंथैल्पी भी बोलते हैं और थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग पोटेंशियल्स हैं। ये भी है एक पोटेंशियल अभी पीछे डिफाइन किया, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, और एक है आपका गिब्स। ये सब थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 3 DH कैसा लिखा जाएगा? DU की जगह पर TDS माइनस PDV प्लस PDV प्लस VDP। ठीक है, देखो PDV से PDV कैंसिल हो गया, क्या बचा? DH इक्वल टू TDS प्लस VDP, ऐसे बचा। यहां से हम लोग इस इक्वेशन की मदद से, ध्यान दो, टेम्परेचर को कैसे लिख सकते हैं? डेल H बाई डेल S एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे लिखा जा रहा है। प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो ये टर्म हटा, और इसको टेम्परेचर को इस पे डिवाइड कर देंगे, ds को dH बाई ds, और dH बाई ds जो है आपका कांस्टेंट प्रेशर पर जो होगा, वो जो परफेक्ट डेरिवेटिव है या कंप्लीट डेरिवेटिव है वो पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहां से वॉल्यूम को लिख सकते हैं डेल H बाई डेल P एट कांस्टेंट एंट्रोपी। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसको हम लोग डेरिवेट कर रहे हैं टेम्परेचर को, किसके रिस्पेक्ट में? प्रेशर के रिस्पेक्ट में। डेल T बाई डेल P एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल टू क्या आएगा?
del 2H बाई del P इंटू del S एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एंट्रोपी। ये वाला del V बाई del S अगर हम लोग करें यहां पर एट कांस्टेंट प्रेशर क्या आएगा, del 2H बाई del S इंटू del P एट कांस्टेंट एंट्रोपी एंड प्रेशर। ठीक है, ये जो दोनों वैल्यू आएगी राइट हैंड साइड वाली वो एग्जैक्ट वही आएगी, तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यहां पर लिख दे रहे हैं, तो del T बाई del P एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल टू क्या होगा, del V बाई del S एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 8 डाल दीजिए। ये आपका जो है थर्ड है मैक्सवेल थर्ड थर्मोडायनेमिकल रिलेशन। ठीक है, वैसे नंबरिंग का कोई वो नहीं है, लेकिन नंबरिंग जरूरी है, एक सीरियल वाइज याद रखिएगा। ठीक है, ऑर्डर इंटरचेंज ना हो, ऐसा ना हो कि फर्स्ट को सेकंड बता दें, सेकंड को थर्ड बता दें। ठीक है, वो याद होना रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब फोर्थ थर्मोडायनेमिकल रिलेशन के लिए हम लोग एक और क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, उसका नाम होगा गिब्स पोटेंशियल या गिब्स एनर्जी। फोर्थ के लिए गिब्स फंक्शन कहें इसको या गिब्स एनर्जी कहें। ठीक है, गिब्स फंक्शन जी से डिनोट करते हैं इसको, इज गिवन बाई जी इक्वल टू क्या होता है, H माइनस टी एस। ठीक है, इक्वेशन नंबर डाल दीजिए इसको, 8 हुआ है 9। ठीक है, ये आपका गिब्स फंक्शन या गिब्स फ्री एनर्जी है। ठीक है, ये इस तरह से डिफाइन हो रहा है। अब यहां पर H की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या है, क्या है H अभी डिफाइन किया था U प्लस PV से, वो रख दें। ठीक है, ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसको डेरिवेट करें तो dg इक्वल टू क्या होगा, du प्लस पी डीवी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस और माइनस एस डी टी। डी यू की वैल्यू रखो इक्वेशन नंबर 3 से, क्या होता है, टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, टी डी एस से टी डी एस, पी डी वी से पी डी वी कट गया, बचा क्या, जो आपकी गिब्स एनर्जी का डिफरेंशियल आया है वो ये आ गया वी डी पी माइनस एस डी टी। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब फिर से ये पहुंच गए हम लोग, यहां से वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, डेल जी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और एंट्रोपी क्या लिख सकते हैं, डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस साइन के साथ। अब इसको अगर डेरिवेट करें टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में और कांस्टेंट प्रेशर रखें तो ये क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव
डेल टी डेल पी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, अब इसको डेरिवेट करें किसके रिस्पेक्ट में, प्रेशर के रिस्पेक्ट में, और किस पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो ये क्या निकल के आएगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ डेल पी डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये दोनों साइड बराबर होंगे, निगेटिव साइन के साथ ही आया है, यहां पर निगेटिव साइन इधर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये निगेटिव वाला आपस में बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू माइनस डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये आपका मैक्सवेल फोर्थ थर्मोडायनेमिकल रिलेशन है। ठीक है, ये आपका मैक्सवेल फोर्थ थर्मोडायनेमिकल रिलेशन है, लिखा कि पिच है, बोल रहा हूं वही लिखा है। ठीक है, ये आपके चारों रिलेशन जो है, इक्वेशन नंबर दे दीजिए 10। मेन 4 इंपॉर्टेंट रिलेशन जो हैं वो कुछ इस तरह से लिख लिए गए हैं। ठीक है, अब फिफ्थ रिलेशन में देखो, ये चारों रिलेशन जो है इनको लिखें अगर एक साथ हम लोग, नाउ मैक्सवेल्स 4 थर्मोडायनेमिकल रिलेशन are या relations are given as, देखो लिखने का आप तरीका भी बता रहे हैं, एक नाम याद रखिएगा PSTV। ठीक है, क्योंकि ये रिलेशन जो है भूल जाएंगे कब कौन किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया गया और कैसे लिखा गया, तो ये याद रखिएगा PSTV। इस तरह से अगर आप याद रखेंगे तब आसानी होगी। तो सबसे पहले ऐसे हम लोग चलें लेफ्ट टू राइट। ठीक है, नीचे भी लेफ्ट टू राइट, तो क्या होगा देखो, डेल पी बाई डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। ठीक है, ऐसे हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहला आपका थर्मोडायनेमिकल रिलेशन है, साइन क्या आया है, निगेटिव, निगेटिव साइन के साथ। ठीक है, याद रखिएगा जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आप ऊपर जाएं अगर ऐसे, ठीक है, तो साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट टू राइट में साइन निगेटिव। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाए या राइट टू लेफ्ट जाए, निगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा एक साइन, और डाउन टू अप जाए या अप से डाउन आए वो पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। तो जो आपका सेकंड रिलेशन है देखो वो कैसा है,
हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं अभी, ठीक है, नीचे वाला एस से बी में, ठीक है, ऐसे डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, पॉजिटिव साइन रहेगा, ठीक है। थर्ड रिलेशन जो होगा, अब नीचे से ऊपर जाएंगे, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, डेल वी बाई डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी, ठीक है, ये भी पॉजिटिव। और फोर्थ वाला जो होगा, अब की बार राइट टू लेफ्ट जाएंगे, ठीक है, राइट टू लेफ्ट जाएंगे, वो निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू निगेटिव साइन डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये आपके चारों रिलेशन इस तरह से लिखे जाएंगे, और ये है ट्रिक याद करने की, ठीक है। वीडियो को दोबारा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कैसे कैसे लिखा गया है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपका आता है फिफ्थ रिलेशन। फिफ्थ रिलेशन क्या है, देखो, फिफ्थ रिलेशन पहले लिख लेते हैं, प्रूफ कुछ है नहीं इसमें, डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल टी बाई डेल वी एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू डेल वी या डेल एस बाई डेल पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू 1 है। अगर नहीं दिख रहा हो तो इसको हम लोग यहां पे लिख ले रहे हैं नीचे, ये टोटल वैल्यू 1 के इक्वल में आएगी, ठीक है। देखो इन्हीं रिलेशन से इसको प्रूफ कर सकते हो, कुछ है नहीं। और सिक्स्थ वाला जो है आपका, वो दोनों लिख लेते हैं हम लोग, डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट एंट्रोपी डेल वी बाई डेल एस एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस डेल पी बाई डेल एस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपके फिफ्थ और सिक्स्थ रिलेशन हो गए जो मैक्सवेल के हैं। अगर इन्हें डिराइव करना हुआ, इन वाले हिस्से को अगर डिराइव करना हुआ, तो इन्हीं चारों इक्वेशंस की मदद से किया जा सकता है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा, कुछ आपकी प्रॉपर्टी यूज होगी पार्शियल डेरिवेटिव की, ठीक है। तो अगर आप इसको याद कर सकते हैं तो सिंपली ऐसे ही पूछे जाएगा तो लिख सकते हैं कहीं भी, ठीक है। इनका इतना इस्तेमाल नहीं होता है,
कोई विशेष ट्रिक भी नहीं है याद करने की, ठीक है, कोई बहुत विशेष ट्रिक नहीं है याद करने की इनको। हम देखेंगे अगर एग्जाम में आपके पूछा गया होगा तो इसका डेरिवेशन करा देंगे, ठीक है, 5th और 6th का। इसको इंटरचेंज करके यहीं से हम लोग मल्टीप्लाई करके वो रिलेशन दोनों निकालते हैं या इसकी वैल्यू पुट करके निकालते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में आया होगा तो ज़रूर इसको डिस्कस कर देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इसका उतना यूज भी नहीं है, ठीक है। अब जो है हम लोग ये आपके 6 रिलेशन हो गए, जिसमें 4 का डेरिवेशन हमने किया है और 5वें 6 को उस तरह से लिख लिया है, ठीक है। अब हम देखें आपके सिलेबस में और क्या चीज़ें बची हैं इस यूनिट में। जूल थॉमसन इफेक्ट, ठीक है, ये है आपके और टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन है, ठीक है। और फेज ट्रांजिशन भी है, ठीक है। इतना टॉपिक आपका है, ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और आगे की जो 2 यूनिट हैं लगभग आपका आधा सिलेबस समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो है वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे सिलेबस हैं, वो भी 2-2 लेक्चर के हैं, 3-3 लेक्चर के यूनिट्स हैं अलग अलग, उनको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं, 5th और 6th थर्मोडायनामिकल रिलेशन तक, जिसको हमने ऐसे लिखा है, केवल याद कर लीजिएगा लिख लिख के कई बार, और तरीका भी हम हो सकता है बताएं इसको कैसे याद करना हो, ठीक है। इनका डेरिवेशन नहीं हमने किया है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इनका यूज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, पर ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल तो होते ही होंगे, इसलिए बताया गया है, ठीक है। तो हमारा लेक्चर यहीं पर एंड हो रहा है। थैंक यू।